राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो आपको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामना। और आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं पी ब्लॉक नाइट्रोजन फैमिली में डाई नाइट्रोजन या फिर मैं कहूँ N2 गैस। ठीक है, तो ये N2 गैस एनवायरमेंट में आयतन के हिसाब से सबसे ज़्यादा पाई जाती है 78%। एनवायरमेंट में 78% पाई जाती है डाई नाइट्रोजन N2 और दूसरी गैसों के कंपैरिजन में। तो सबसे ज़्यादा बताएं कौन सी गैस है जो एनवायरमेंट में पाई जाती है? डाई नाइट्रोजन N2 गैस। अब ये N2 गैस बनाई कैसे जाती है? तो ये बनाई जाती है भाई, जो वायुमंडलीय गैस हैं उन गैसों को अगर द्रवित कर दिया जाए, लिक्विड में चेंज कर दिया जाए, तो उसके बाद में उसका जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है या फिर मैं कहूँ आंशिक आसवन कर दो, तो जो लिक्विड गैस है उस लिक्विड गैस, देखो ये जो एक इंस्ट्रूमेंट दिखा रखा है डिस्टिलेशन कॉलम, आसवन स्तंभ, इसमें देखो नीचे लिक्विड एयर दिखा रखी है। इस लिक्विड एयर का अगर अपन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आंशिक अगर अपन इसका आसवन करें लिक्विड एयर का, तो आपको डाई नाइट्रोजन प्राप्त होगी। अब बात करें कि ये जो डाई नाइट्रोजन है, ये डाई नाइट्रोजन कैसे प्राप्त होगी? इसके दो स्टेप हैं। एयर से डाई नाइट्रोजन कैसे प्राप्त की जाएगी, इसकी दो स्टेप है। पहली स्टेप है लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, और उसके बाद में इस लिक्विड एयर का अपन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे, आंशिक आसवन करेंगे। आसवन का मीन्स है गर्म करो, वाष्प बन जाएगी, वाष्प को ठंडा कर लो, वो डिस्टिलेशन होता है भाई। तो यहाँ दो स्टेप हैं एयर से डाई नाइट्रोजन प्राप्त करने की। पहली स्टेप अपने पास है लिक्विफिकेशन ऑफ एयर। तो अपन क्या करते हैं, एयर को कंप्रेस्ड करते हैं, दबाते हैं, उसको प्रेशर लगाते हैं, दाब लगाते हैं, और दाब लगाने से जितनी भी एयर है वो सारी की सारी लिक्विड में चेंज हो जाएगी। तो 100 से 200 ATM प्रेशर अपन गैस पर लगाते हैं, एयर पर लगाते हैं। तो ये जो एयर है इस प्रेशर के कारण लिक्विड में चेंज हो जाती है। जो इंस्ट्रूमेंट आपको दिखाया जा रहा है, इस इंस्ट्रूमेंट में देखें, जो एयर है उस पर प्रेशर लगाया जा रहा है कंप्रेसर द्वारा, और कंप्रेसर द्वारा प्रेशर लगाने से जो एयर है वो एयर लिक्विड में चेंज हो रही है। जो घुमावदार नलियां हैं उनके द्वारा देखें, और जो गैस लिक्विड में चेंज नहीं हो रही वो ऊपर से पाइप द्वारा वापस आ रही है, फिर वापस उसको कंप्रेस किया जा रहा है, फिर वापस भेजा जा रहा है। यानी इस प्रकार से आप गैस को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं। देखो नीचे लिक्विड एयर आ रही है और ऊपर की साइड से वो गैस जो लिक्विड में चेंज नहीं हो रही, वो एयर जो लिक्विड में चेंज नहीं हो रही, वो आ रही है भाई, और वापस उसको फिर कंप्रेस किया जा रहा है। यानी इस फर्स्ट स्टेप द्वारा आप उस एयर को लिक्विड में चेंज कर लेते हैं, आपको प्राप्त होगी लिक्विड एयर। अब इस लिक्विड एयर से डाई नाइट्रोजन कैसे प्राप्त किया जाएगा? आप ये जो लिक्विड एयर है, इस लिक्विड एयर को अगर आप गर्म करेंगे तो आप ये देखें कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा वो सबसे पहले बाहर आएगी। तो जो डाई नाइट्रोजन है उस डाई नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है। यानी ये जो लिक्विड एयर है, लिक्विड एयर में कम बॉइलिंग पॉइंट होता है डाई नाइट्रोजन का, और वो होता है 77.2 केल्विन। तो सबसे पहले किसकी वाष्प बनेगी? डाई नाइट्रोजन की। लिक्विड ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट 90 केल्विन है, तो ऑक्सीजन का जो वेपर है वो बनेगी नहीं। सबसे पहले किसकी वेपर बनेगी? डाई नाइट्रोजन की, और वो वेपर डाई नाइट्रोजन की इस डिस्टिलेशन कॉलम द्वारा ऊपर आकर के साइड में ठंडी हो जाएंगी, ठंडी कर लेंगे अपन। तो लिक्विड ऑक्सीजन 90 केल्विन है, इसकी वाष्प बाद में बनेगी, पहले बनेगी डाई नाइट्रोजन की। डाई नाइट्रोजन की वाष्प 77.2 केल्विन पर बन जाती हैं, और इस डाई नाइट्रोजन को आप की जो वाष्प है उस वाष्प को आप ठंडा कर लेंगे, और आपको डाई नाइट्रोजन प्राप्त हो जाएगी लिक्विड स्टेट में। तो लिक्विड, तो पहली स्टेप आपने क्या किया था बताएं, एयर को
लिक्विड में चेंज किया था। सेकंड स्टेप में आपने जो लिक्विड एयर है उस लिक्विड एयर से N2 प्राप्त की थी। अगर अपन मेथड की बात करें तो पहला जो मेथड मैं आपको बता रहा हूं लेबोरेटरी मेथड, वो लेबोरेटरी मेथड ये है कि अगर आप अमोनियम क्लोराइड को और NaNO2 अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट का जो एक्वस सॉल्यूशन है उसको अगर आप हीट करते हैं तो NaCl और अमोनियम नाइट्राइट बन जाएगा। NO2 माइनस नाइट्राइट होता है और NO3 माइनस 1 नाइट्रेट होता है, तो यहाँ अमोनियम नाइट्राइट बन जाएगा भाई। तो फर्स्ट क्या हुआ बताओ, अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम नाइट्राइट से करवाने पर अमोनियम नाइट्राइट बनता है। अब ये अमोनियम नाइट्राइट गर्म होकर के विघटित हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा इसका, तो डिकम्पोजिशन हो जाएगा अब किसका, अमोनियम नाइट्राइट का। ठीक है भाई, पहले क्या हुआ, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट दोनों मिलकर के अमोनियम नाइट्राइट बनाते हैं और अब ये अमोनियम नाइट्राइट N2 गैस बनाएगी और ये N2 गैस हल्की होने के कारण आपके पास ऊपर इकट्ठी हो जाएगी। मैं आपको बता रहा हूं यहाँ लैब मेथड। अब जो अमोनियम नाइट्राइट है देखो वो गर्म होकर के क्या बना रहा है, वाटर वेपर और N2 गैस, और ये N2 गैस हल्की होने के कारण ये जो जार लगा हुआ है साइड में उस जार में जाकर के इकट्ठी हो जाती है। ये जो जार दिखाया जा रहा है इस जार में ऊपर जाकर के N2 गैस इकट्ठी हो जाएगी। ये दिखाओ, डाई नाइट्रोजन गैस दिखाई जा रही है, ऊपर जाकर के इकट्ठी हो जाएगी, हल्की होती है। ठीक है, तो अमोनियम नाइट्राइट गर्म होकर के डाई नाइट्रोजन गैस बनाता है। अदर मेथड की अगर आप बात करें तो अगर आप अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करते हैं तो भी डाई नाइट्रोजन गैस बन जाएगी और ये जो अमोनियम डाइक्रोमेट है वो थोड़ी देर बाद में कन्वर्ट हो जाएगा क्रोमिक ऑक्साइड में और नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। नाइट्रोजन गैस बाहर निकलती रहेगी, क्रोमिक ऑक्साइड इसी में रहेगा। तो अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म किया जा रहा है, देखो N2 गैस ऊपर निकलती जा रही है और कलर चेंज होता जा रहा है और ये धीरे धीरे जो अमोनियम डाइक्रोमेट था ये देखो क्रोमिक ऑक्साइड Cr2O3 में कन्वर्ट हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। तो अमोनियम डाइक्रोमेट को अगर आप हीट करते हैं, गर्म करते हैं तो आपको डाई नाइट्रोजन प्राप्त हो जाएगी और इस डाई नाइट्रोजन के साथ साथ चेंज हो जाएगा ये क्रोमिक ऑक्साइड में। अगर मान लीजिए आप N2 गैस को बहुत ज़्यादा प्योर अगर आपको चाहिए तो आप क्या करेंगे, सोडियम एजाइड को या बेरियम एजाइड को आप हीट कर दें 573 केल्विन पर। तो सोडियम एजाइड और बेरियम एजाइड को अगर आप 573 केल्विन पर गर्म करते हैं तो आपको N2 गैस प्राप्त हो जाएगी। किस किस को, सोडियम एजाइड, बेरियम एजाइड। ध्यान रखना ये दोनों जो एजाइड हैं, जैसे मान लो सोडियम एजाइड है, सोडियम पर Na+1 एजाइड N3-1, तो Na+1 N3-1 -1 + 1 कट जाएगा, क्या बन जाएगा, NaN3 बन जाएगा। ऐसे ही बेरियम पर Ba+2 और एजाइड पर N3-1 अदला बदली होगी, BaN3 का होल ट्वाइस बन जाएगा और यहाँ पर आपको प्योर N2 गैस प्राप्त हो जाएगी। और ये कई बार राजस्थान बोर्ड में प्रश्न पूछा भी गया है इसका कि क्या होगा यदि आप सोडियम एजाइड को और बेरियम एजाइड को गर्म करते हैं। तो सोडियम एजाइड है, बेरियम एजाइड है, इनको अगर आप गर्म करते हैं तो आपको बहुत शुद्ध रूप में डाई नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती हैं। 573 केल्विन पर अगर आप गर्म कर दें तो इनका थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाता है, तापीय विघटन हो जाता है और इस तापीय विघटन थर्मल डिकम्पोजिशन द्वारा N2 गैस प्राप्त हो। और इस N2 गैस का बड़ा एक अच्छा उपयोग है कि जो सेफ्टी डिवाइस है, आपने कारों में सुना होगा एयर बैग, तो जो एयर बैग है उस एयर बैग में ये N2 गैस
यूज आती है ये N2 गैस, ये देखो। तो N2 गैस बन जाती है, और मतलब ये जो N2 गैस है, ये N2 गैस इन एयर बैगों में होती है। अगर आप मान लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें डाई नाइट्रोजन की, तो डाई नाइट्रोजन में सबसे पहले आप देखें N और N के बीच ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण ही इस डाई नाइट्रोजन N2 की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो इस N2 को O2 से अलग करती हैं, अन्य गैसों से अलग करती हैं। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पहली है कि ये कलरलेस है, ओडरलेस है, टेस्टलेस है, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, नॉन टॉक्सिक गैस है, एविसेली गैस। नॉन टॉक्सिक का मतलब होता है एविसेली गैस। तो ये रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस, नॉन टॉक्सिक गैस है, एविसेली गैस है। पहली प्रॉपर्टीज हो गई। दूसरी प्रॉपर्टीज, इसकी वेपर डेंसिटी 14 होती है। वाष्प घनत्व इसका 14 होता है, वाष्प घनत्व। और इसी कारण से एयर की कंपैरिजन में हल्की होती है N2। साइड में डायग्राम देखें, N2 गैस एयर की कंपैरिजन में थोड़ी सी हल्की होती है, इसकी वेपर डेंसिटी होती है 14। 11th क्लास में आपने एक फार्मूला पढ़ा था कि अणुभार बराबर होता है 2 गुणा वाष्प घनत्व। तो इसका वाष्प घनत्व या वेपर डेंसिटी 14 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 28 इसका मॉलिक्यूलर मास या अणुभार आ जाएगा। कलरलेस लिक्विड है। पहला तो क्या था, कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस, नॉन टॉक्सिक गैस है। और इसका दूसरा हो गया था इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, वेपर डेंसिटी। और तीसरा है कि ये कलरलेस लिक्विड है, और अगर इसको सॉलिड में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये वाइट रंग का पदार्थ बन जाता है। तो इसकी चौथी प्रॉपर्टीज हो गई कि अगर इसको सॉलिडिफाई किया जाए तो ये वाइट रंग के पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है, सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस गैस है, वेपर डेंसिटी 14 होती है। अगर इसका आप एमओ डायग्राम देखें, एमओ डायग्राम 11th क्लास में आपने पढ़े थे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, आणविक कक्षक सिद्धांत। अब इस आणविक कक्षक सिद्धांत में देखें, जो π2px और π2py है, वो दोनों के दोनों में इलेक्ट्रॉन फुल भरे हुए हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए यह प्रतिचुंबकीय या डायमैग्नेटिक नेचर का होता है। प्रतिचुंबकीय है N2 गैस, ध्यान रखना। डायमैग्नेटिक है, प्रतिचुंबकीय है, कारण अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। इसका आप एमओ डायग्राम ध्यान से देखें, 11वीं क्लास में एमओ डायग्राम आणविक कक्षक सिद्धांत बता रखा है। पानी में घुल जाती है, और इसकी पानी में जो सोल्युबिलिटी है, विलेयता है, वो 273 केल्विन और 1 बार पर होती है 23.2 ml पर लीटर, 23.2 ml पर लीटर, यानी 1 लीटर में 23.2 ml घुल जाती है 273 केल्विन और 1 बार दाब पर। तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई N2 गैस की। दोबारा सुन लें, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, अविषैली गैस है, कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस, नॉन टॉक्सिक गैस है, वाष्प घनत्व 14 है। अब मैं इस डाइनाइट्रोजन की अगर बात करूं तो डाइनाइट्रोजन में देखिए N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, और आपको पता है एक बंध की तुलना में 2 बंध को तोड़ना टिपिकल है, 2 बंध की कंपैरिजन में 3 बंधों को तोड़ना बड़ा मुश्किल है। तो डाइनाइट्रोजन में 3 बॉन्ड पाए जाते हैं, और 3 बॉन्डों को तोड़ने के लिए आवश्यक एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। इसलिए ध्यान रखना, बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक एनर्जी क्या होती है भाई? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बंध वियोजन ऊर्जा। तो डाई नाइट्रोजन की बंध वियोजन ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, और इसलिए डाई नाइट्रोजन
को ये जो 3 बॉन्ड हैं उन 3 बॉन्डों को तोड़ना बड़ा टिपिकल होता है। ठीक है भाई। और ये जो 3 बॉन्ड दिखाए गए हैं डाई नाइट्रोजन N2 में, इनको तोड़ने के लिए जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो है 945.4 किलो जूल पर मोल। बहुत ज़्यादा इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, वेरी हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बंध वियोजन ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा बहुत ज़्यादा है। इसीलिए इस N2 गैस को आप ये कह सकते हैं कि N2 गैस रूम टेम्परेचर पर इनर्ट है, अक्रिय है। रूम टेम्परेचर पर इनर्ट है, अक्रिय है। इसलिए अगर कहीं मान लो कुरकुरे चिप्स के पैकेट में है, N2 गैस भरी जाती है। तो N2 गैस में डाई नाइट्रोजन में नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। इस ट्रिपल बॉन्ड की बंध वियोजन ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि N2 गैस केमिकली इनएक्टिव है, केमिकली इनएक्टिव है रूम टेम्परेचर पर। रीजन समझ में आ गया केमिकल इनएक्टिव क्यों है। अगर मान लीजिए जैसे जैसे आप इसको गर्म करते जाते हैं तो इस N2 गैस की जो रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज होती जाती है। जैसे ये जो N2 गैस है वो लिथियम के साथ क्रिया करके लिथियम नाइट्राइड बनाती है। लिथियम होता है Li+1, नाइट्राइड होता है N-3, अदला बदली कर दो, लिथियम नाइट्राइड बन जाएगा। अब ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन फास्ट हो सकती है यदि आप इसको हीट करें, गरम करें। क्योंकि देखो रूम टेम्परेचर की बात करें तो रूम टेम्परेचर पर तो जो डाई नाइट्रोजन N2 है वो केमिकली इनएक्टिव है। लेकिन अगर आप इसको गर्म कर देते हैं तो यहाँ पर जो रिएक्शन है वो रिएक्शन तेज हो जाती है। और वैसे भी लिथियम की जो रिएक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए डाई नाइट्रोजन यहाँ रिएक्शन कर रही है। लिथियम की रिएक्टिविटी आपको पता है इतनी ज़्यादा होती है कि इसको बाहर भी नहीं रखते, खुले एनवायरनमेंट में नहीं रखते, मोम या केरोसिन में रखा जाता है। तो लिथियम के साथ नाइट्रोजन रिएक्शन कर जाता है और गर्म कर दें तो ये रिएक्शन थोड़ी और फास्ट हो जाती है और लिथियम नाइट्राइड बन जाता है भाई। इसके अलावा हाई टेम्परेचर पर डाई नाइट्रोजन दूसरा, 13वां और 14वां, सेकंड, 13 और 14 ग्रुप के एलिमेंट के साथ रिएक्शन कर जाती है N2। सेकंड ग्रुप की बात करें तो सेकंड ग्रुप में आ जाती हैं आपके पास बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रांशियम है। 13 ग्रुप में आ जाता है बोरॉन परिवार आ जाता है। 14 ग्रुप में आपका कार्बन परिवार आ जाता है। तो इनके हाई टेम्परेचर पर N2 रिएक्शन कर लेती है भाई। इसके अलावा हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्शन कर लेती है, अमोनिया गैस बनाती है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेती है, NO नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। इसके अलावा जो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं उनके साथ भी हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन कर सकती है। तो ये चल रही थी जो N2 गैस है वो N2 गैस की फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। N2 गैस की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद अब ये बताया जा रहा है कि जो डाई नाइट्रोजन है उसमें ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण उसकी रिएक्टिविटी कम है, फिर भी रिएक्शन ये हाई टेम्परेचर पर कर जाता है। जैसे मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम नाइट्राइड बना रहा है, कैल्शियम के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम नाइट्राइड बना रहा है, और एल्यूमिनियम के साथ क्रिया करके एल्यूमिनियम नाइट्राइड बना रहा है। एल्यूमिनियम पर +3, नाइट्राइड पर -3, +3 -3 कैंसिल, एल्यूमिनियम नाइट्राइड बन गया। कैल्शियम पर +2, नाइट्रोजन पर N-3, अदला बदली हो गई, Ca3N2 बन गया। तो इनके साथ रिएक्शन हो गई है, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन हो गई। एल्यूमिनियम हो गया आपके पास 13वें ग्रुप का, कैल्शियम मैग्नीशियम हो गया आपके पास दूसरे ग्रुप का,
मैंने कहा हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्शन कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके अमोनिया बना रहा है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड NO बना रहा है। तो कुल मिलाकर की बात यह है कि दूसरा जो ग्रुप है उनके साथ रिएक्शन कर लेता है, 13वें के साथ रिएक्शन कर लेता है, 14वें के साथ रिएक्शन कर लेता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है, और जो ट्रांजिशन मेटल है उनके साथ भी ये हाई टेम्परेचर पर क्रिया रिएक्शन कर सकता है N2। तो ये जो डाइनाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ हाई टेम्परेचर 2000 केल्विन टेम्परेचर पर रिएक्शन करके नाइट्रिक ऑक्साइड NO बनाता है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर 2000 केल्विन टेम्परेचर पर रिएक्शन करके नाइट्रिक ऑक्साइड NO का फॉर्मेशन कर लेता है। NO होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, इनके साथ रिएक्शन हो गई डाइनाइट्रोजन की। अब अपन इस डाइनाइट्रोजन की यूज देखते हैं कि कहाँ कहाँ डाइनाइट्रोजन के यूज हैं भाई। तो कुछ यूज अपन डाइनाइट्रोजन के यहाँ देखते हैं। अगर N2 गैस पर प्रेशर लगा दिया जाए तो उसको लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, और प्रेशर लगा दिया जाए उसको सॉलिड में चेंज कर सकते हैं। तो डाइनाइट्रोजन N2 के जो यूजेस हैं, उपयोग हैं, पहली बात तो देखो एनवायरनमेंट में N2 बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, 78% पाई जाती है। पहला यूज़ अगर मैं आपको बताऊं इसका, तो ये इनर्ट एटमॉस्फेयर उत्पन्न करने में काम आती है। इनर्ट एटमॉस्फेयर का मीन्स होता है अक्रिय वातावरण। तो अगर मान लीजिए जैसे ये जो मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज होती हैं, आयरन की, स्टील की, ये जो फैक्ट्रियां होती हैं, जब आप धातु निष्कर्षण चैप्टर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप ये पढ़ेंगे कि इनर्ट एटमॉस्फेयर या अक्रिय वातावरण अगर कहीं आपको उत्पन्न करना है तो वहाँ पर डाइनाइट्रोजन काम आती है। अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने में डाइनाइट्रोजन काम आती है। पहला यूज़ हो गया। इनर्ट एटमॉस्फेयर अगर आपको कहीं जनरेट करना है तो वहाँ पर N2 गैस काम में आती है। बड़े इम्पोर्टेंट डाइनाइट्रोजन के यूजेस हैं, उपयोग हैं। फॉर्मेशन ऑफ अनडिजायरेबल ऑक्साइड को प्रिवेंट करता है। आप इसके ऐसा नहीं कि सारे के सारे जो यूज़ हैं वो सारे के सारे यूज़ ही आप इनको याद करें, रटें, ठीक है। और हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ ऑक्सीजन से प्रिवेंट करता है डाइनाइट्रोजन N2। जैसे मान लीजिए डाइल्यूट द एक्टिविटी ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन की एक्टिविटी है उसको कहीं कम करना हो तो डाइनाइट्रोजन काम आती है भाई। एनवायरनमेंट में ध्यान रखना, इस ऑक्सीजन को डाइल्यूट करने में ही इसका रोल है इम्पोर्टेंट। नहीं एनवायरनमेंट में अगर ऑक्सीजन O2 ज़्यादा हो जाती तो भी जो रेस्पायरेशन है उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती। इसलिए ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन को डाइल्यूट करने में N2 काम आती है। जो फूड मटेरियल हैं जैसे कुरकुरे है, चिप्स हैं, इनके पैकेटों में भी जो फूड मटेरियल है, खाद्य पदार्थ है, उसको ख़राब होने से बचाती है N2 गैस। तो N2 गैस को कुरकुरे चिप्स के पैकेटों में भरा जाता है। इसके अलावा अमोनिया गैस का जो फॉर्मेशन है, हैबर प्रक्रम है, उस हैबर प्रक्रम में भी N2 गैस काम आती है। अमोनिया निर्माण के हैबर प्रक्रम में भी N2 गैस
काम आती है हेबर प्रोसेस दिखाया जा रहा है। हालांकि आगे अपन जो अमोनिया है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है कैसे नहीं होता वो आगे अपन पढ़ेंगे। ये तो सिंपली एक रफली डायग्राम है जो दिखाया जा रहा है कि N2 और H2 को कंप्रेस करके कैटलिस्ट द्वारा उसको कन्वर्ट किया जा रहा है हाई प्रेशर पर। इसके अलावा देखिए फर्टिलाइजर्स बनाने में डाइनाइट्रोजन का इम्पोर्टेंट रोल है। जो फसल हैं, खेत हैं, उन खेतों में जो फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं उन फर्टिलाइज़रों में नाइट्रोजन एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है। अगर कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन डाइनाइट्रोजन के साथ करवाई जाए तो एक इम्पोर्टेंट फर्टिलाइज़र बनता है नाइट्रोलिम। और ये जो नाइट्रोलिम है ये नाइट्रोलिम कैल्शियम साइनेमाइड और कार्बन या फिर मैं कहूँ ग्रेफाइट का मिक्सचर होता है, का कॉम्बिनेशन होता है। कैल्शियम साइनेमाइड और ग्रेफाइट का कॉम्बिनेशन होता है जिसे आप नाइट्रोलिम बोलते हैं। और ये नाइट्रोलिम भी एक बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है। तो डाइनाइट्रोजन का यूज़ किया जाता है फर्टिलाइज़र के फॉर्मेशन में। और यहाँ एक रिएक्शन दिखाई जा रही है जिसमें नाइट्रोलिम बनाया जा रहा है। इसके अलावा देखिए कि जो लिक्विड नाइट्रोजन है वो लिक्विड नाइट्रोजन लिक्विड N2 बहुत ठंडी होती है, इसलिए बायोलॉजिकल जो मटेरियल हैं उनको ठंडा करने में, शीतल करने में लिक्विड डाइनाइट्रोजन काम आती है। और इसी लिक्विड डाइनाइट्रोजन का एक उपयोग और है और वह है क्रायो सर्जरी में। क्रायो सर्जरी होती है कि लिक्विड नाइट्रोजन है ना भाई, इस लिक्विड नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है जो भी बीमार ग्रस्त उत्तक हैं, टिश्यूज़ हैं, उनको हटाने में। ठीक है भाई, तो बीमार ग्रस्त या बीमारी से कोई बीमारी से ग्रस्त हो टिश्यूज़ है, जैसे कैंसर है, कैंसर में टिश्यूज़ क्या हो जाते हैं भाई, बीमार हैं, ग्रसित हैं, उनको हटाना हो तो वहाँ पर लिक्विड नाइट्रोजन काम आती है। कल फिर मिलेंगे, धन्यवाद।